हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रोलैंड बार्थस। गाइस, रोलैंड बार्थस लिटरेरी थियोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट है। ठीक है, उनसे एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। गाइस, अभी रिसेंटली जो फैब अटेम्प्ट हुआ था गाइस, उससे भी रोलैंड बार्थस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है गाइज, तो अगर आप मेरे वीडियोस अर्लियर देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमारी लिटरेरी थ्योरी की पूरी सीरीज चल रही है। और इस सीरीज के दौरान मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस को, कुछ थ्योरीज को कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। या फिर गाइज, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ है आपको वहाँ नज़र आ जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस पेपर ओरिएंटेड और अपने पर्सनल एक्सपर्टीज से, जो खुद एक जिसने खुद ने अपना एग्ज़ाम दिया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, अब मेरी खुद की पर्सनल एक्सपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेगी गाइज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और गाइज, मेरा जो चैनल है विद द सेम नेम से यस टू लिटरेचर टेलीग्राम पे भी है, तो आप वहाँ से मेरे सारे जितने भी मैं वीडियोस डालती हूँ, पढ़ाती हूँ, उनके मैं पीडीएफ्स भी डालती हूँ गाइज, ताकि आपकी नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर हो सके, ताकि आप फर्दर अगर रिवीजन करना चाहें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे गाइज। ठीक है गाइज, और आज का सेशन गाइज सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस, लिटरेरी थ्योरी की मैं बात करूं तो ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोगों को इजीली समझ में नहीं आता। आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी चैनल्स को स्क्रॉल कर लीजिए, बट क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं कहूँ टॉपिक तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। आपको इसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। अगर आपको एक बार थ्योरी समझ आ गई तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि गाइस, मुझे भी अर्लियर बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से बहुत अच्छी थी इस फील्ड में, बट समहाउ मैंने ये थियरी डेवलप कर ली थी, मेरी समझ डेवलप कर ली थी कि मैंने प्रीवियस पैटर्न देखा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया गाइस, इस तरह के जो लिटरेरी थियरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, या फिर कल्चरल स्टडीज़ है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ फिक्स थियरीज थे जो आपको कवर करने हैं। अगर आपने वो कवर कर लिए तो आप इस पे एक्सपर्टीज कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे जितने भी मैंने थियरीज करवाए हैं अभी तक, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए रोलैंड बार्थस है। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोलैंड बार्थस के ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि 5 हमारे थियरिस्ट आ गए। ठीक है, और 5 ही हमारे उनके वर्क्स रिलेटेड है। अब आपको मैचअप्स के लिए देंगे, विच वर्क बिलोंग्स टू विच थियरिस्ट। ठीक है, तो रोलैंड बार्थस और उनका मान लीजिए माइथोलॉजी वर्क दे दिया। क्योंकि गाइस, जो अभी रिसेंटली पेपर आया था फेब का, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि रोलैंड बार्थस दे दिया मैच द फॉलोइंग्स में, और इस तरफ दे दिया कि माइथोलॉजी। तो आपको मैच करना था किस राइटर का कौन सा वर्क है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वर्क्स पता होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि मतलब जैसे मैं भी समझ सकती हूँ कि हमें सारी थ्योरी से अगर न भी याद हो, तो अगर हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे, तो मान लीजिए बी का हमें पता है कि मेथोडोलॉजी जो है वो सी में है। ठीक है, तो 2 का हमने सी कर दिया, तो इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। हो सकता है हमें ओ वर्क नहीं आते हो, बट हम सिर्फ इसकी वजह से उसको अपना सही कर पाए। ठीक है गाइस, एक तो आता है इस तरह से क्वेश्चन। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इन्हीं के ही सारे वर्क्स हैं, मान लीजिए 5 वर्क्स दे दिए और उसमें से एक किसी और थियरिस्ट का दे दिया, और हम ये पूछ सकते हैं कि विच वर्क नॉट बिलोंग्स टू रोलैंड बार्थस। ठीक है, तो अगर इनके वर्क्स के बारे में पता होगा गाइस, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनका कौन सा वर्क नहीं है। ठीक है गाइस, और तीसरा जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, पर्टिकुलर वर्क दे दिया इनका। ठीक है, कि विच वर्क बिलोंग्स टू रोलैंड बार्थस, और मेथोडोलॉजी दे दिया, वर्क बिलोंग्स टू विच थ्योरीज। तो 4 थ्योरीज के नाम दे दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको पता होगा इस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है गाइस। तो मेरी खुद की एक्सपर्टीज आई होप आपको हेल्प करेगी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। देन शुरू करते गाइस हमारा जो सेशन है। तो गाइस, इनका मैं सबसे पहले बात करूँ तो इन्होंने 5 कोड्स दिए कि किसी भी वर्क को अगर हम पढ़ते हैं तो उसे 5 कोड्स होते हैं। ठीक है, उनके थ्रू हम उन्हें समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है गाइस प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है टू डेवलप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग एंड गिव हिंट
फॉलो सीक्वेंस, मतलब हम कोई वर्क पढ़ते हैं अगर गाइस, तो हमें जैसे मान लीजिए कोई एक्शन मूवी है, तो उसमें क्या होगा, पीछे गाड़ियां उड़ रही होंगी, ठीक है गाइस, तो हमें क्या हिंट हो जाएगी उससे कि कुछ होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, गाड़ियां उड़ रही हैं एकदम से, और हीरो दो गाड़ियों पे खड़े होके, जैसे अगर अजय देवगन की मूवीज आपने देखी गए नॉर्मली, उनकी मूवीज जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिंघम है, और उनकी वो सीरीज थी ना, जो सीरीज में आई थी रोज शेट्टी की जो मूवीज है, ठीक है, तो हमें पता है कि एक्शन मूवीज है तो किस तरह का है, तो प्रोकैरियोटिक से हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कुछ होने वाला है। देन गाइस उसके बाद हरमैन्यूटिक, हरमैन्यूटिक मतलब डेवलप क्यूरियोसिटी टू आस्क क्वेश्चंस। मान लीजिए पीछे गाड़ियां उड़ रही है, ठीक है, या फिर किसी मूवी का प्रोमो आया, ठीक है, तो उसको उसको देख के हमें क्यूरियोसिटी होती है कि अरे अब आगे क्या होने वाला है, तो वो हो गया हरमैन्यूटिक। तो डेवलप क्यूरियोसिटी टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंटरप्रेट टू स्टोरी, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लव सॉन्ग आया जिसमें हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, पेड़ों के पीछे आगे पीछे नाच रहे हैं, तो हमें उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि ये कोई लव स्टोरी बेस्ड मूवी है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, उसमें जो गाना है इश्क वाला लव, ऐसा समझेंगे मैम आपको गाने बताने लग गए, बट मैं आपको रिलेट कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो उस गाने से आपको समझ में आ गया जिस तरह का वो गाना है कि एक रोमांटिक मूवी है ये, या फिर लव ट्राइंगल है, क्योंकि उसमें दो एक्टर्स होते हैं, एक एक्ट्रेस है। तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हार्मेनेटिक्स से। अब तीसरा है हमारा कल्चरल। गाइस हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, तो कल्चरल इम्पैक्ट भी हमारा वर्क पे बहुत होता है, उससे हम समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में हैं, बॉलीवुड मूवीज है, ठीक है, तो हम बात करते हैं उसमें राम राज्य की मान लीजिए, या फिर मैं बोली कि किंग खान। अब किंग खान का मतलब सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, कोई अदर कंट्री का जो बॉलीवुड नहीं देखता उसे नहीं पता, ठीक है। अमित जी या बिग बी, तो बिग बी का मतलब हमें पता है कि अमिताभ बच्चन, बट वो हर कोई नहीं समझ सकता ना, ठीक है। तो मतलब कल्चरल जो हम कॉमन मीनिंग शेयर करते हैं, प्रोवाइड अ बेस दैट हेल्प टू इजीली अंडरस्टैंड द सिचुएशन और पर्टिकुलर वर्क थियरी, ठीक है। अब पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो मान लीजिए फेरे और मंडप, ये बात मतलब फेरों का टाइम है, तो ये बात अगर मैं बोलूं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन यही बात अगर कोई फॉरेनर देख रहा है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि फेरों का मतलब क्या होता है, मंडप का मतलब क्या होता है, और सिंदूर का, मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है। तो ये हमारी कॉमन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमें पता है हमारे कल्चर में ये होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेमिक कोड की, जिसे गाइस सेमेंटिक भी कहते हैं, ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम गाइस हमारा हिडन मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वर्क है, कोई पिक्चर चल रही है, उसमें अगर विजय आया, तो जनरली विजय नाम किसका होता है, किसी पुलिस ऑफिसर का। रामू काका, तो रामू काका से हम समझ जाएंगे कोई नौकर की बात चल रही है। तो ये हमारी हिडन अंडरस्टैंडिंग है ना, रामू काका का मतलब क्या होता है, सर्वेंट की बात चल रही है। तो गाइस स्टीरियोटाइप थ्रू विच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड गेट्स वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि, और ये पहले ये हमें डेवलप होती है हमारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से, कि हमने प्रीवियस मूवीज देखी है उसमें ऐसा होता है, इसीलिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। स्टीरियोटाइप टाइप मतलब बार बार वो सेम रिपीट होता है। रामू काका हर मूवी में नौकर का नाम रामू काका ही है, ठीक है। और हर मूवी में, ज्यादातर मूवी में विजय नाम एक उसका होता है। जैसे अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, सलमान खान का ज्यादातर मूवीज में नाम प्रेम होता है, ठीक है गाइस। तो हमें पता है प्रेम है तो सलमान खान का ही नाम हो गया, सलमान खान प्रेम बता दिया तो सलमान खान है, हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ठीक है। उसके बाद सिंबॉलिक, ये गाइस सेमिक कोड से कुछ ज्यादा होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मोर डीप अंडरस्टैंडिंग हियर, मान लीजिए एक्सप्लोजन चल रहा है, पीछे एक्सप्लोजन हुआ, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये एक ना एक्शन मूवी है, ठीक है। या फिर हॉरर मूवी का अगर एलिमेंट है, कोई है ना डरावना सीन चल रहा है, कोई उड़ के आ रहा है, कोई चीख की आवाज है सडन, तो हम समझ जाएंगे कि ये हॉरर मूवी है। तो ये सेमी कोड से कुछ ज्यादा होती है, ये हमें एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग भी देती है। तो मोर डीप अंडरस्टैंडिंग हियर, एक्सप्लोजन हुआ या कोई डरावना सीन हुआ तो इट मीन्स एक्शन मूवी, इट मीन्स हॉरर मूवी, ठीक है guys? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जैसे हेर्मेनेटिक आस्क क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वो रिपीट भी हो रहा है काफी चीजें, ठीक है गाइस।
अब इनके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनके कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं वो है वर्क टू टेक्स्ट, मतलब डिफरेंट बिटवीन वर्क टू टेक्स्ट। कोई भी राइटर का वर्क है वो वर्क से टेक्स्ट में कैसे समझेगा हम कि टेक्स्ट अलग होता है वर्क अलग होता है। तो डिस्क्रिप्शन टू टेक्स्ट वर्क कैन बी हैंडल्ड। देखिए गाइस, टेक्स्ट में होता है फ्री इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि कोई भी राइटर का मतलब हमें राइटर का नाम भी नहीं पता तो हमने कोई वर्क पढ़ा, ठीक है, उसका हम अपना फ्री इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हमारी आइडियोलॉजी में रेशनली, हम रनिंग वाइड हमारे माइंड में हम कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर राइटर से, पर्टिकुलर थियोरी से, ठीक है। देखिए गए, और डिस्क्रिप्शन टू टेक्स्ट बेस्ड ऑन, अगर हम बात करें इसकी डिफरेंस बिटवीन वर्क टू टेक्स्ट, इट बेस्ड ऑन 7 प्रिपोजिशंस। इट इज मेथड, जेनर, साइन, प्लुरलिटी, फिलिएशन, ठीक है, फिलिएशन यानी ऑथरशिप, देन रीडिंग एंड प्लेजर। गाइस ये सब है जिनके ऊपर हमारा वर्क डिफरेंस हम क्लेरिफाई कर पाते हैं कि वर्क अलग होता है टेक्स्ट अलग होता है, ठीक है। टेक्स्ट कैन बी क्लासिफाई एज अ, difference between work and text. So Roland Barthes said that if we deeply read any text, then it becomes work. We try to relate with the writer. That would be his idea when he write that. ठीक है, मान लीजिए हमने कोई वर्क पढ़ा, पहले हमें उस राइटर के बारे में नहीं पता था, अब हमने वर्क को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में सडन आया अच्छा इस तरह की आइडियोलॉजी तो विलियम वर्ड्सवर्थ है कि वो लेक पोइट है, ठीक है, तो वो नेचर की बात करते हैं, पेस्टोरल थ्योरीज होती है उसमें। तो हमने क्या किया उसको टेक्स्ट से वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और टेक्स्ट इज लाइक राइटिंग लेटर्स विदाउट एनी रिलेशन, हम उसका किसी किसी राइटर से किसी वर्क से रिलेट नहीं कर पाते हैं। विद दैट लाइक अनदर लैंग्वेज, जैसे कि मान लीजिए कोई अनदर लैंग्वेज है गाइस, हम जैसे मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश शुरू में पढ़ी है आपने तो आपको नहीं पता थी कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम उसका किसी और से रिलेट नहीं कर पाते ना माइंड में। लेकिन आज हम अगर इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश का क्या इंटरप्रिटेशन होता है और इंग्लिश में कोई वर्क लिखा हुआ है तो वो किस राइटर से एसोसिएटेड है हम कर पाते हैं, तो हम मतलब टेक्स्ट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई होप गाइस मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि गाइस मैं बहुत सिंपल वे में बहुत मतलब हमारी नेचुरल लाइफ से जो रियल लाइफ से रिलेट जो इंसिडेंट्स है उनसे रिलेट करने की कोशिश कर पा रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए और आप एग्जाम में उसको रिलेट करके आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो इजीली टिक कर पाए। देन इसमें टेक्स्ट है सो मेनी ओपन इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने बोला कि टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमारे अपने खुद इंटरप्रिटेशन होते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं उसके। देन गाइस इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है रीडरली और राइडरली टेक्स्ट, ठीक है। तो रीडरली टेक्स्ट मतलब विदाउट एनी ओपन इंटरप्रिटेशन बट नो मॉडिफिकेशन। तो वही गाइस जैसे कि वर्क होता है कि उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, हम उसे केवल रीड कर पाते हैं, हम उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। But the writerly text, while we read, so what reader wanted to convey and what reader interpret from the work depend upon where we live, the sociality, environment, culture, all, and then these things will affect him. ठीक है, मान लीजिए अगर कोई वर्क हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसको हमने केवल पढ़ के छोड़ दिया, उसमें ज़्यादा अपना कुछ माइंड नहीं लगाया, समझने की कोशिश नहीं की कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। बट अगर हम किसी वर्क को पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, वो बनती है कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ क्या एटमोसफेयर है, हमारा घर का माहौल कैसा है, कल्चर क्या है, वहाँ क्या कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, उससे गाइस रिलेट करके अगर हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो वो वर्क रीडर से राइटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो टू अनकवर अ न्यू मीनिंग हियर रीडर कन्वर्ट इनटू राइटर बिकॉज ही फ्रीली इंटरप्रेट द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटेलेक्चुअल्स। तो गाइस उसने अपने अकॉर्डिंग उस वर्क को कन्वर्ट करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो रीडर से राइटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो राइटर बन गया, खुद खुद उसमें कुछ इंटरप्रेट करने लगा, ठीक है गाइस। मतलब उसका फ्री नैरेटिव हुआ, मतलब अपने क्लोज नैरेशन से फ्री नैरेशन में वो कन्वर्ट हो गया। Nice. अब गाइस इनके वर्क्स देख लेते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें गाइस
सबसे पहले है राइटिंग डिग्री 0 1953, देन माइथोलॉजी 1957, देन द डेथ ऑफ द ऑथर ऑल्सो 1957, देन एस जेड 1970 में आया था गाइस, जिससे रीडरली और राइटरली टेक्स्ट था। गाइस ये जो द डेथ ऑफ द ऑथर है, आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये 67 था या 57 है, ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे भी इसमें कंफ्यूजन है। मैंने कुछ जगह से 57 देखा है, कुछ जगह 67 देखा है। देन द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1973। गाइस जो एस जेड थियरी है, इसी के अंदर था रीडरली और राइटरली टेक्स्ट। देन इमेज म्यूजिक टेक्स्ट 1977, then A Lover's Discourse Fragments 1977, then Writer's Solace 1979। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो फैब का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें दो क्वेश्चंस आए थे। एक आया था कि रोलैंड बार्थेस का जो किस राइटर का वर्क है, तो माइथोलॉजी आया था, और दूसरा आया था कि इमेज म्यूजिक टेक्स्ट इज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो गाइस उसमें ईयर्स थे 1971, 1972, इस तरह 4 ऑप्शन थे, और इसका राइट आंसर 1977 था। मैं पढ़ के गई थी गाइस, और मेरा ही सही था। मैं अपना जैसे मैंने अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस किए हैं उसका पूरा वीडियो बनाया है, उसका पार्ट 1 में कर चुकी हूँ, पार्ट 2 में मैं बताऊंगी आपको, तो आप खुद देख सकते हैं कि मेरा वो आंसर सही था, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।